अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं छलांग लगाकर पटेल की दरिया के किनारे मोटर कश्ती में आ गया। जैना उतरकर मिट्टी के तेल का कनिस्तर लेकर उस तेल को इंजन के पास उलट दिया। फिर कपड़े के एक टुकड़े को आग लगाकर फेंका और बाहर निकलकर झोंपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। मोटर कश्ती के इंजन ने आग पकड़ लिया। उसमें पहले धुआं और फिर आग के शोले बुलंद होने लगे। मैंने अपनी सिमत का तयन शुमाल मगरब की तरफ कर लिया था, क्योंकि उसी रुख पर बड़ौदा और अहमदाबाद के वस्ती जंगल में वो पुराना कलानुमा खंडर था, जिसके जेर ज़मीन लिबर्टी में मेरे साथी एजेंट अमजद के मुताबिक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी नौजवान बेटी नूरीन कैद थी। नारियल के झुंड में सीधा रंगनी के सांप बेटे की लाश अब चींटियों से पूरी तरह ढक गई थी। यहाँ पहुंचकर मुझे पीछे दरिया की तरफ से एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। यह पटेल की मोटर कश्ती के फटने का धमाका था। इसके साथ ही मोटर लाउंज के भोंभों की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गईं। मालूम हुआ कि पुलिस पार्टी दरिया के किनारे पहुंच चुकी थी। मैंने ज़्यादा तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। अब हर दूसरे कदम पर दरख्त मेरा रास्ता रोकते थे, लेकिन पीछे मेरी और मेरे मुस्तकबिल की मौत मेरे ताक़ुब में थी और आगे एक अहम तरीन मिशन मेरे इंतज़ार में था। मैं भागता चला गया। जंगल इस कदर घना था कि मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता था। खुदरू झाड़ियाँ, दरख्तों की लटकती टहनियाँ और घुटनों तक घास कदम कदम पर मुज़ाहमत कर रही थी। फिर भी मैं इन रुकावटों का अबूर करता जितनी तेज़ भाग सकता था भागा जा रहा था। गुजरात पुलिस की लांचों के भोंपों की आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थीं। पटेल की जिस मोटर लॉन्च को मैंने आग लगाई थी, उसके धमाके बंद हो गए थे। ऐन मुमकिन था कि पटेल के अड्डे पर लाशों को देखकर पुलिस मेरी तलाश में जंगल में निकल खड़ी हो, मगर यह जंगल इस कदर घना और दुश्वार गुजार था कि अगर मैं इसके वस्त की जाने मजीद आगे निकल जाता तो फिर पुलिस तो क्या, भर्ती फौज के जवान भी मेरा खोज नहीं लगा सकते थे। चुनाचे मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। इन जंगलों के नशेब फराज से वाकफियात और कुछ मेरा तजर्बा, ज़्यादातर जवानी का ताज़ा वलवला परवर खून और कौमी जज्बा मेरी हिम्मत बढ़ा रहा था। पटेल के डेरे से उठाई हुई कीमती राइफल गोलियों की पेटी के साथ ही मेरे कंधे से लटकी हुई थी। मेरा लिबास पटेल ही के संदूक में से निकाला हुआ धोती कुर्ता था। ऊपर मैंने चादर लपेट रखी थी। धोती में फल काटने वाली छुरी उड़स रखी थी। जेब में माचिस की डबिया भी थी। पाँव में जॉगिंग शूज थे। रुपया पैसा मेरे पास नहीं था। सौराष्ट्र में सर्दी बहुत कम पड़ती है, चुनाचे मौसम सरमा में भी इन जंगलों में गर्मी और हबस की कैफियत थी। मैंने चादर उतार कर एक जगह झाड़ियों में अच्छी तरह से छुपा दी। जब मैं जंगल में दाखिल हुआ था तो सूरज दरिया की सिमत गरूब हो चुका था और जंगल में शाम का अंधेरा बड़ी तेज़ी से उतरने लगा था। यह बात मेरे हक में जाती थी। दूसरी तरफ मुझे शेर और चीते और सांप बिच्छू का भी डर था। अभी मैं पुलिस पार्टी से इतना करीब था कि किसी दरख्त पर बैठकर रात बसर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बस अल्लाह के नाम का विर्द करता, दिल में अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगता, दरख्तों और झाड़ियों से उलझता अंधेरे में आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। सिमत का तयन मैंने खास अंदाजे से किया था। इस जंगल में मैं पहले भी सीधा रंगनी के साथ सफ़र कर चुका था। मेरी मंजिल मुंबई शहर थी, जो इस वक्त मुझे हज़ारों मील के फासले पर महसूस होता था। मुझे सौराष्ट्र की सरहद को पार करके महाराष्ट्र के प्रांत में दाखिल होना था। पुलिस पार्टी की लांचों के भोंपों की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। पीछे एक फायर की आवाज़ से जंगल गूंज उठा और दरख्तों के परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। यह 303 की राइफल का फायर था। शायद पुलिस मेरे ताक़ुब में चल पड़ी थी, या ऐसा भी हो सकता था कि यह फायर मुझे दहशतज़दा करने के लिए दागा गया हो। इतना मुझे मालूम था कि गुजरात पुलिस के सूखे सड़े सिपाहियों में इतना दमखम नहीं कि वो रात के अंधेरे में इतना खतरनाक जंगल का रुख करें। ताहम मैं ज़रा सी भी गफलत नहीं करना चाहता था। मैं किसी जगह रुके बगैर आगे बढ़ता गया। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया और मैं भी थक गया तो एक जगह घास में छुपे हुए पत्थरों के पास बैठकर सस्ताने लगा। जब सांस कुछ ठीक हुआ तो अल्लाह का नाम लेकर फिर चल पड़ा। यह हिम्मत तलब दुश्वार गुजार सफ़र रात गए तक जारी रहा। अब मैं इतना थक चुका था कि एक कदम चलने की सकत ना थी। प्यास भी लग रही थी। कोई नदी नाला अभी तक मुझे नहीं मिला था। मैं एक जगह बेदम होकर बैठ गया। लिबास भी कई जगह से फट गया था। राइफल और गोलियों की पेटी अपने सामने ज़मीन पर डाल दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ऐन इस वक्त जंगल किसी शेर की धाड़ से गूंज उठा। मैंने चौंक कर अंधेरे में जिधर से आवाज़ आई थी उधर गौर से देखा। तारीकी में भूतों की तरह इस्तादा देवकम दरख्तों के होलियों के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। शेर की धाड़ करीब से बुलंद हुई थी। हो सकता है ये कोई आदमखोर शेर हो और उसे मेरी बू आ गई हो। मैंने राइफल उठाकर कंधे पर डाली
और एक दरख्त पर चढ़कर उसके दो शाखे पर बैठ गया। ये दो शाखा जो ज़मीन से काफ़ी बुलंद था, मेरे लिए एक मचान का काम दे रहा था। मैंने एक मोटी सी टहनी से टेक लगा लिया। मच्छरों ने मुझ पर हमला कर दिया। यह एक नई मुसीबत थी। बहरहाल मुझे इस मुसीबत का मुकाबला करना था। मैंने धोती उतार कर उसमें अपना सारा जिस्म लपेट लिया। सिर्फ आंखें खुली थीं। किसी ने सच कहा है कि नींद सूली पर भी आ जाती है। खुदा जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई और मैं इस हालत में दरख्त की टहनी से टेक लगाए सो गया। चिड़ियों की चहकार से मेरी आंख खुल गई। दरख्तों में और दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी फैली हुई थी। मैं एक पल के लिए दम साधे वहीं बैठा माहौल का जायजा लेता रहा। सिवाय चिड़ियों की चहकार और परिंदों की बोलियों के वहाँ कोई दूसरी आवाज़ नहीं थी। दरख्त से उतरकर मैंने धोती बांधी, छुरी को कुर्ते की जेब में रखा, राइफल के चैम्बर को चेक किया। चैम्बर मैगजीन से भरा हुआ था। प्यास से हलक खुश्क हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पत्थरों में पानी का छोटा सा झरना नजर आया। उस झरने में से शफाफ पानी बहकर एक तलिया में जमा हो रहा था। जी भरकर पानी पिया, मुंह हाथ धोया, खुदा का शुक्र अदा किया और अंदाजे से एक तरफ रवाना हो गया। ये सारे का सारा इलाका 70 मरतबा का था। खुदा खुदा करके घना जंगल खत्म हुआ। सामने धूप की रोशनी में फैला हुआ ऊंचा नीचा घास का मैदान था, जिसके आखिर में एक जगह दरख्तों की छांव में कुछ झोंपड़े दिखाई दे रहे थे। उन झोंपड़ों में एक जगह धुआं उठ रहा था। पास ही कुछ खेत भी नजर आए। मेरा लिबास सौराष्ट्र के आदमियों जैसा था, लेकिन मैं उन लोगों की जबान रवानी से नहीं बोल सकता था। ताहम एक हौसला था कि राइफल मेरे पास है। मैं झोंपड़ियों की तरफ चल पड़ा। ये सीधे साधे नीम जंगली देहाती थे। मैंने ये फर्जी कहानी सुनाई कि मैं शिकारी हूँ और अपनी पार्टी से जंगल में बिछड़ गया था। इन लोगों ने मुझे मकई की रोटी और दूध पेश किया। ताज़ा दूध और मकई की रोटी ने मेरे जिस्म की खोई हुई तवानाई बहाल कर दिया। उनकी ज़बान जंगली गुजराती ज़बान थी, जिसमें महाराष्ट्र प्रांत की बोली भी शामिल थी। उन्होंने कुछ बोलकर कुछ इशारों में मुझे बताया कि महाराष्ट्र की सरहद एक दिन और एक रात की मुसाफत पर है। मैंने एक दिन और एक रात वहाँ क्याम किया। भरी हुई राइफल को मैंने अपने से अलग नहीं किया था। अगले रोज़ मैं ताज़ा दम था। यहाँ सुई धागे से मैंने अपने कपड़ों की थोड़ी बहुत मरम्मत भी कर ली थी। उनकी औरतें जो चांदी के जवरात से लदी फदी थीं, मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रही थीं। उन लोगों की मेहमान नवाजी मुझे हमेशा याद रहेगी। जब चलने लगा तो उन्होंने मकई की 4 मीठी रोटियां बांध कर साथ कर दी। मैंने हिंदू की तरह उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। मैंने एक दिन और एक रात का यह पुरखतर जंगली सफ़र कैसे तय किया, कैसे सौराष्ट्र प्रांत की सीमा पार करके महाराष्ट्र की सरहद में दाखिल हुआ और फिर किन जान जोखों से मंजिलों पर मंजिलें तय करता महाराष्ट्र के एक छोटे से देहाती रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। यह एक अलग कहानी है और मुहिम जोई के रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। अगर मेरी ट्रेनिंग और जफाकशी साथ ना देती तो मेरा उन जंगलों से जिंदा निकल आना महाल था। जिस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लिबास तार तार था, मच्छरों के काटने की वजह से चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन राइफल और गोलियां अब भी मेरे पास थीं। मैं सीधा उस छोटे रेलवे स्टेशन मास्टर से जाकर मिला और उसे यह कहानी घड़कर सुनाई कि मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ और अपनी शिकार पार्टी से बिछड़कर जंगल में भटक गया हूँ। मैं तामिल जबान में बात कर रहा था। मेरा रंग भी सांवला हो गया था। स्टेशन मास्टर नाटे कद का उथेड़ उम्र का मरहट्टा था। मैं तामिल जबान बड़ी रवानी से बोल रहा था। स्टेशन मास्टर को मेरी दास्तान पर लाजमी तौर पर यकीन करना ही पड़ा। वो मुझे अपने छोटे से क्वार्टर में ले गया। यहाँ उसकी पत्नी मौजूद थी। मुझे हैंडपंप के नीचे नहाने को कहा गया, नए कपड़े पहनने को दिए गए, खाना खिलाया गया। कई दिनों के बाद चाय पीने को मिली। स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया कि यह महाराष्ट्र का नामापुली रेलवे स्टेशन है। मैंने उसे कहा कि मुंबई में मेरे बड़े भाई कृष्णामाचारी रहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। आप मुझे किसी तरह बम्बई शहर पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। यह स्टेशन मास्टर वैसे भी बड़ा नेक दिल था। उसने मुझे तसल्ली दी कि वह मुझे नामापुली से मुंबई तक का एक रेलवे पास बना देगा। तुम ये पास रास्ते में टिकट चेक करने वालों को दिखाते जाना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने इस मरहट्टे स्टेशन मास्टर के पास 3 रोज़ क्याम किया और फिर से ताज़ा दम हो गया। एक रात को मुझे ट्रेन में सवार करा दिया गया। मैंने स्टेशन मास्टर का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया, उसे धन्यवाद कहा और ट्रेन मुझे लेकर मुंबई की तरफ रवाना हो गई। यह भी काफ़ी लंबा सफ़र था। रास्ते में कई मकामात पर ट्रेन बदलनी पड़ी। राइफल और गोलियों की बेल्ट अब भी मेरे पास थी। मुझे खूब मालूम था कि अब एक अहम तरीन और ख़तरनाक मिशन मेरे सामने है।
यानी मुंबई में अपने खुफिया एजेंट हकीम शाह सुलेमान से मिलने के बाद मुझे बड़ौदा और अहमदाबाद के दरमियानी जंगलात में वाक़ पुराने किले के खंडरात से अगवाशुदा पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी जवान साल बेटी नूरीन को बरामद करके पाकिस्तान पहुंचाना है। और इस मुहिम में मुझे इस राइफल की अशद ज़रूरत थी। चुनाचे मैं राइफल को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। ट्रेन में मरहट्टे मुसाफिर मुझसे राइफल के बारे में सवाल करते तो मैं तमिल और गुजराती या हिंदी में उन्हें यही जवाब देता है कि मैं शिकारी हूँ। वो बड़े हैरान होते क्योंकि एक धर्मचारी और वैष्णव का पुजारी शिकार का तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन्हें यह कहकर चुप करा देता कि मैं ब्रह्मो समाज का आचार्य हूँ जो गोश्त भी खाते हैं और मुर्गी भी मारते हैं। बहरहाल खुदा खुदा करके मेरा ये अजियतनाक सफ़र ख़त्म हुआ और एक रोज़ जबकि दिन अभी निकला ही था, ट्रेन भारत के सबसे खूबसूरत और उसूल बुलंद मुंबई शहर के अजीम शान रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। इस शहर में मैं पहले भी आवारागर्दी कर चुका था। मेरे लिए यह कोई नया शहर नहीं था। एक दिन मरहट्टे स्टेशन मास्टर ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, जिनमें से मेरे पास सिर्फ 3 रुपये ही बाकी बचे थे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने एक विक्टोरिया वाले से चेन्नई रोड जाने को कहा। उसने कहा, आचार्य जी 5 रुपये लूँगा। मैं मुंबई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन पर उतरा था और यहाँ से चेन्नई रोड काफ़ी दूर था। 5 रुपये किराया ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 रुपये थे। मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता था कि विक्टोरिया वाले को यह पता चले कि मैं चेन्नई रोड पर हकीम सुलेमान शाह के मत्ता पर गया हूँ। मैंने कहा कि मुझे चेन्नई रोड से पीछे उतार देना, 3 रुपये दूंगा। वो राज़ी हो गया। रास्ते में मुझसे पूछने लगा, आचार्य जी तो जीवन हत्या नहीं करते, फिर आप ये बंदूक किस लिए उठाए फिर रहे हैं? मैंने कहा, यह बंदूक मेरे एक भाई बंद की है, उसे देने जा रहा हूँ। मुंबई का मौसम बहुत खुशगवार था। धूप निकली हुई थी। मुंबई की आलीशान सरबकलफ इमारतों में दिन की रोशनी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सड़कों पर लोगों का हुजूम चल फिर रहा था। विक्टोरिया टिक टिक करती सड़क पर चली जा रही थी। यह चर्च रोड थी। यहाँ से 2 सड़कें गुजरने के बाद चेन्नई रोड आ जाता था। चर्च रोड के कोने पर पहुंचकर मैंने विक्टोरिया वाले से कहा, बस भैया मुझे यहीं उतार दो, मेरे 3 रुपये यहाँ ख़त्म हो गया। विक्टोरिया वाला, जिसने तुर्की टोपी पहन रखी थी, ऊपर गद्दी पर बैठे बैठे मुस्कुरा कर बोला, स्वामी जी कोई बात नहीं, मैं आपको चेन्नई रोड पर ही पहुँचा देता हूँ। लेकिन मैं एहतियात के तौर पर चेन्नई रोड के नाके पर उतर गया। मैं कुशादा सड़क के दोनों तरफ चाय के होटल और दुकानों के बोर्ड पड़ता आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर चला जा रहा था। आधी सड़क तय करने के बाद मुझे फुटपाथ पर एक जगह सुलेमानिया दवाखाना का छोटा सा उर्दू में लिखा हुआ बोर्ड नजर आया। यही मेरी मंजिल थी। दवाखाने की एक छोटी सी डेवड़ी थी। एक जानब कमरे में गोल मेज पर अखबारात रखे थे। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे। यह हकीम साहब की लाइब्रेरी थी। आगे सामने दवाखाने का दरवाज़ा था। मैं दवाखाने में दाखिल हो गया। एक 9 उम्र लड़का फर्शी नशीस के पास बैठा दवाइयों की पुड़िया बांध रहा था। हकीम साहब की नशीस पर एक पुरानी वज़ा की संदूकची रखी थी। हकीम साहब खुद मौजूद नहीं थे। मैं वहीं नशीस के करीब दरी पर बैठ गया और लड़के से कहा, बच्चा जाकर शाहजी से कहो स्वामी जी बड़ी दूर से इलाज कराने आए हैं। लड़का बड़ी बेनियादी से बोला, शाहजी 10 से पहले बाहर नहीं आते। मैंने अपने पेट को दोनों हाथों से दबाते हुए कहा, बच्चा मेरे पेट में बड़ा दर्द है, जाकर हकीम जी को बुला, दर्द से मरा जाता हूँ। मैंने अदाकारी शुरू कर दिया। लड़का मेरी अदाकारी से कुछ ज़्यादा ही मुतासर हो गया। जल्दी से उठकर दुकान के एक भी हिस्से में गायब हो गया। मैंने दवाखाने का जायजा लिया। मामूली सा दवाखाना था। लकड़ी के खानों में किस्म किस्म के लेबलों वाली दवाइयों के डब्बे और बोतलें रखी थीं। दीवार पर गांधी और पंडित नेहरू की तस्वीरें भी लगी थीं। लड़के ने वापस आकर कहा, शाहजी आ रहे हैं, और वह दोबारा पुड़िया बांधने में मसरूफ़ हो गया। मैंने दर्द की अदाकारी ज़रा कम कर दिया। थोड़ी देर बाद लड़के ने मेरी राइफल की तरफ इशारा करके पूछा, क्या आप शिकारी हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बच्चा, मैं शिकारी नहीं हूँ। यह तो किसी की अमानत है। मैं तो चिमटी भी नहीं मार सकता। जेनी हूँ। थोड़ी देर बाद एक दुबले जिस्म वाला उधेड़ उम्र का सांवला सा आदमी कुर्ते पजामे में मलबूस हाथ में तस्बीह लिए दाखिल हुआ। उसका सर दरमियान से गंजा था और कान पट्टियों पर सफ़ेदी आ चुकी थी। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे मेरे आने पर कोई खुशी नहीं हुई। मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हकीम जी संदूकची के पीछे बैठ गए और नागवारी से बोले, स्वामी जी, मैं 10 बजे दुकान पर आता हूँ। बाहर बोर्ड पर लिखा है गुजराती में भी और हिंदी उर्दू में भी। कहिए आपको क्या तकलीफ़ है?
मैंने बड़ी लुजाजत से कहा, शाह जी क्षमा कर दें, मैं परदेसी हूँ, पेट में बड़ा दर्द था, इसलिए आपको तकलीफ दी। हकीम जी ने मेरी तरफ देखे बगैर ही एक बोतल में से कोई माजून निकाल कर कागज़ पर डाली और मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, इसे चाट लें, अभी दर्द जाता रहेगा। मैंने माजून वाला कागज़ अपने हाथ में लेकर उसे गौर से देखा और कहा, महाराज, गाँव में वैद्य जी ने कहा था कि अगर नीले रंग का मरवारीद मिल जाए तो फिर दर्द कभी नहीं उठेगा। नीले मरवारीद का सुनना था कि हकीम जी एक पल के लिए जहाँ बैठे थे वहीं पत्थर की तरह साका से हो गया, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ अभी आंख उठाकर ना देखा। जो लड़का पुड़िया बांध रहा था उसे कहा, अब्दुल जा, चाय वाले से 2 चाय लिया। लड़का वहीं काम छोड़कर दवाखाने से निकल गया। उसके जाने के बाद भी हकीम जी ने किसी तजस्सुस का इजहार ना किया। संदूकची का ढक्कन उठाकर उसमें से कुछ तलाश करते हुए बोले, स्वामी जी, जिस रंग के मरवरीद का आपने जिक्र किया है वो तो कहीं नहीं मिलता। मैंने आगे झुककर आहिस्ता से कहा, मुझे तो यही बताया गया था कि आपके पास नीला मरवरीद मौजूद है। हकीम जी ने संदूकची का ढक्कन बंद कर दिया, नशीस पर से एक कागज़ और पेंसिल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, जिसने आपको ये कहा था उसका नंबर लिख दें। यहाँ मैंने अपना वो खास कोड नंबर कागज़ पर लिख दिया जो पाकिस्तानी चीफ ने मुझे दिया था और जिसकी खबर हकीम सुलेमान शाह को भी कर दी गई थी। कागज़ पर नंबर पढ़ते ही हकीम जी ने कागज़ को फाड़कर पुर्जे पुर्जे करके अगलदान में फेंक दिया और उठते हुए बोले, मेरे साथ हो। वो मुझे दवाखाने के पीछे एक छोटे से कमरे में ले गया जहाँ दीवार के साथ मध्यम सा बल्ब जल रहा था और एक पलंग पर मेला सा बिछौना बिछा था। मेज़ पर टाइम पीस, अखबार, एक रिसाला, माजून की शीशी, चम्मच और गिलास पड़ा था। एक पुरानी सी कुर्सी पलंग की पंक्ति के करीब ही रखी हुई थी। हकीम जी ने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, खुद पलंग पर बैठ गया और बोले, उसका नाम क्या था जिसने तुम्हें मेरे पास नीला मरवरीद लेने के लिए भेजा है? अमजद। मैंने आहिस्ता से कहा, यह हकीम जी का आखिरी इम्तिहान था। इसके बाद वो मुतमैन से नजर आने लगे। मुझे रफर और गोलियों की पेटी कोने में रखने को कहा। इतने में लड़का चाय के 2 कप ले आया। उसके आने की आहट पाते ही हकीम जी ने मेरी नब्ज पकड़ ली थी। लड़का चाय के कप रख कर चला गया। हकीम जी ने मेरी कलाई छोड़ दिया और कहा, चाय पियो। कमरे में खामोशी छा गई। हकीम जी चाय का घूंट पीकर बोले, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। मैंने उन्हें बताया कि मैं सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के पुरखतर तवील दुश्वार गुजार जंगलों का सफ़र करके उनके पास पहुंचा हूँ। उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया, चाय का प्याला तपई पर रख कर उठे, दरवाज़ा खोलकर बाहर गया। थोड़ी देर बाद वापस आए और दरवाज़ा बंद किया। पलंग पर बैठ गए, चाय का कप उठाया, एक घूंट भरा और संजीदा लहजे में कहा, हालात ने नई शिकल इख्तियार कर ली है। मैं सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, 2 रोज़ हुए पाकिस्तान से चीफ ने तुम्हारे लिए एक नया ऑर्डर भेजा है, तुम्हें कश्मीर जाना होगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को निकाल कर पाकिस्तान पहुंचाना है। हकीम जी ने चाय का कप तपई पर रख दिया, बंद दरवाजे की दर से बाहर झांका, फिर मेरी तरफ मुँह करके बोले, डॉक्टर अफरीदी वाला मिशन किसी दूसरे एजेंट के सपुर्द कर दिया गया है। कश्मीर मिशन बहुत अर्जेंट और हंगामी मिशन है। तुम चूँकि कमांडो हो और पहले भी पठानकोट में एक कामयाब ऑपरेशन सर अंजाम दे चुके हो, इसलिए तुम्हें खास तौर पर इस मिशन पर भेजा जा रहा है। क्या ये कोई मिलिट्री मिशन है? मैंने सवाल किया। हाँ, ये बड़ा ही सीक्रेट, अहम और अर्जेंट फौजी मिशन है। मैं तुम्हें इसकी सारी तफसीलात सुना दूंगा। पहले तुम्हें मेरे इस बिछौने पर आराम करना होगा। तुम सो जाओ। अब तुम अपने आप मेरी कोठड़ी से बाहर मत आना। यह कहकर हकीम जी दरवाज़ा बंद करके चले गए। नरम बिछौना मिला तो लेटते ही नींद आ गई। दोपहर के 1 बजे हकीम जी ने आकर मुझे जगाया। वो मेरे लिए खाना तैयार करके लाए थे। बकरे का गोश्त और रोटियां थीं। मैंने खूब सैर होकर खाया। हकीम जी ने मतलब की कोई बात ना की और मुझे दोबारा सुला दिया। अब आँख खुली तो शाम हो चुकी थी। हकीम जी खुद मेरे लिए चाय ले आया। अभी उन्होंने मेरे सीक्रेट फौजी मिशन के बारे में कोई बात ना की। चाय पर वो मुझसे मेरी पुरानी मुहिम की तफसीलात सुनते रहे। जब रात हो गई तो उन्होंने मेरे साथ खाना खाया और कहा, मैं दवाखाने में सोऊंगा, तुम इसी पलंग पर आराम करो, मैं सुबह की नमाज के वक्त आऊँगा। हकीम जी फिर चले गए। बत्ती उन्होंने जाते ही गुल कर दी थी। मैं कुछ देर अपने नए फौजी मिशन के बारे में क्या सराहना करता रहा। ज़रूर कोई बहुत अहम मिशन होगा। कश्मीर में दुश्मन के किसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर या किसी अहम फौजी मोर्चे को उड़ाना होगा। फिर मुझे नींद आ गई। जब मुझे हिलाकर जगाया गया तो बाहर किसी मस्जिद से अजान हो रही थी। हकीम जी तस्बीह लिए मेरे पास खड़े थे।
उठो बेटा, फजर की नमाज पढ़ लो, अजान हो रही है। मैंने वज़ू किया और थोड़ी देर बाद उनके साथ ही दवाखाने में सुबह की नमाज अदा किया। इसके बाद हकीम जी मुझे अपने कमरे में ले आया, दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मुझे उसने पलंग पर बिठा दिया और खुद एक थैला लेकर कुर्सी पर बैठ गया। दीवार की बत्ती गुल कर दी गई थी, उसकी जगह मोमबत्ती रोशन थी। हकीम जी ने मोमबत्ती की रोशनी में थैले में से जम्मू कश्मीर का एक कापी साइज का नक्शा निकाल कर मेरे सामने रख दिया। यह नक्शा हाथ से बनाया गया था और 3 जगहों पर सुर्ख निशान लगे थे। हकीम जी ने एक सुर्ख निशान पर उंगली रखी और कहा, तुम्हें इस जगह पहुंचना है। आगे जिन 2 जगहों पर सुर्ख निशान बने हैं वो तुम्हारे टारगेट हैं, लेकिन उन जगहों तक वो कमांडोज तुम्हारी रहनुमाई करेंगे जो तुम्हें पहले वाले सुर्ख निशान की जगह पर मिलेंगे। पहले वाले सुर्ख निशान की जगह का नाम जम्मू शहर था, जो कश्मीर जाते हुए भारत की एक ज़बरदस्त छावनी थी। हकीम जी ने मुख्तसर मगर बड़े जामे अल्फाज में एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर मुझे जो तफसील बताई वो महज इतनी थी कि मुझे शेरों वाली माता के भगत के भेष में बम्बई से फ़ौरन जम्मू कश्मीर शहर पहुंचकर बाग जोगियां वाले के दरवाजे पर एक झोंपड़ी में संत माता दास से मिलना होगा। संत माता दास हमारा अपना आदमी है, वो तुम्हें नक्शे वाले दूसरे सुर्ख निशान तक ले जाएगा। इसके बाद तुम्हें जो कुछ करना होगा वो तुम्हारा मिशन होगा, और इस मिशन के बारे में तुम्हें दूसरे सुर्ख निशान पर मिलने वाले 2 कमांडोज बताएंगे। मुझे सिर्फ इतना ऑर्डर मिला है कि तुम्हें यहाँ से जम्मू कश्मीर शहर के बाग जोगियां वाले तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद करूँ। मैंने पूछा कि क्या हमें इस मिशन में किसी फौजी कलेबंदी को हिट करना होगा। इसके जवाब में हकीम जी ने नक्शा वापस थैले में डालकर थैले को तपई के नीचे एक खुफिया जगह में छुपा दिया और बोले, मैं कुछ नहीं जानता, सारी तफसील तुम्हें वो दोनों कमांडोज बताएंगे जो दूसरे सुर्ख निशान वाली जगह तुम्हें मिलेंगे। नक्शे पर जो तीसरा सुर्ख निशान तुमने देखा है वो तुम्हारा टारगेट है। अब तुम तैयारी शुरू कर दो। तुम इस वक्त जनूबी हिंद के एक आचार्य के भेष में हो। तुम्हें यह हुलिया बदल कर जम्मू की देवी माता शेरां वाली के भगत का भेष इख्तियार करना होगा। तुम अमृतसर की पंजाबी बोलोगे और यह जाहिर करोगे कि तुम अमृतसर से माता शेरां वाली के दर्शन पर आए थे और अब दर्शन करने के बाद जम्मू के बाग जोगियां वाले में अपने धर्म भाई संत माता दास के पास ठहरे हुए हो। उसी रोज़ मैंने बड़ी हुई दाढ़ी मूछें साफ कर दी, मेरा सर भी मोड़ दिया गया, माथे पर से सफ़ेद तिलक की लकीरें मिटाकर माता शेरां वाली का चंद्रा यानी केसर की 3 मुतवाज़ी लकीरें डाल दी गई। गले में रेठों की माला डाल दी गई, जोगिया रंग की धोती और उसी रंग का लंबा चोगा पहन लिया। हकीम जी कहीं से मेरे लिए एक लोहे की छड़ी लिए जिसके सिरे पर तरशोल बना हुआ था। यह सारा मेकअप हकीम जी के बंद कमरे में ही किया गया। हकीम जी ने मेरी राइफल और गोलियों की बेल्ट संदूक में रख दिया और कहा, कश्मीर के मिशन की तकमील के बाद अगर तुम जिंदा बचे तो सीधे मेरे पास यहाँ आ जाना। यह राइफल तुम्हारी अमानत इसी संदूक में रहेगी। इसके बाद तुम्हें यह बताया जाएगा कि तुम्हारा अगला मिशन क्या है। इस दौरान में अगर हमारा आदमी पाकिस्तानी साइंसदान और उसकी बेटी को दुश्मन के चुंगल से छुड़ाने में कामयाब न हुआ तो फिर तुम्हें उस मिशन पर जाना होगा। अब तुम सो जाओ। मुंबई सेंट्रल के स्टेशन से पंजाब को जाने वाली गाड़ी रात के 8:30 बजे छूटती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हें अकेले ही यहाँ से रेलवे स्टेशन और फिर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाना होगा। अब तुम आराम करो। हो सकता है तुम जिस मिशन पर जा रहे हो वहाँ तुम्हें कई रातें सोना नसीब ना हो।